नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। लेकिन आज अड़ी में बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की और डोनाल्ड ट्रंप के नए ऐलान की। डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त कहना क्या सही है? क्या वो दोस्ती के लायक हैं? ये सब सवाल इसलिए क्योंकि ट्रंप की हरकतें ये सवाल खड़े कर रही हैं कि दोस्त की जगह वो ग्लोबल विलेन की छवि में क्यों आ गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने पिछले शासनकाल में यही डोनाल्ड ट्रंप इंडो पैसिफिक में भारत को अपना सबसे मजबूत साझेदार मानते थे, खुलकर भारत के साथ रहते थे। अब उसी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ साथ दुनिया के 10 देशों पर टैरिफ लगाकर दुनिया में एक तरह की नई आर्थिक जंग छेड़ दी है। टैरिफ का तो मामला है ही, लेकिन ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पोस्ट किया है उससे और भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भारत रूस के साथ क्या करता है, वो मिलकर अपनी मृत अर्थव्यवस्थाओं को, अपनी डेड इकोनॉमी को और ज्यादा गिरा सकते हैं। दे कैन टेक देयर डेड इकोनॉमीज डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर, यानी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के साथ वो आपस में अपनी जो मृत इकोनॉमी है उसे और ज्यादा गिरा सकते हैं। हमने भारत के साथ बहुत कम व्यापार किया है, यानी उनका ये कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा व्यापार ही इतना कम है, उनके टैरिफ बहुत ऊंचे हैं। ये तमाम बातें कही हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। कल के अपने ऐलान के बाद वो ट्रुथ सोशल पर आए और उसके बाद आकर उन्होंने ये बात भी कही कि देखिए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर इस ट्वीट में भी, इस ट्रुथ सोशल पे जो उन्होंने लिखा उसमें भी उन्होंने मेदवेदेव को एक बार फिर घेरा है भारत के साथ साथ, यानी भारत और रूस को एक साथ रखने की लगातार कोशिश कर रहे हैं ट्रंप के टैरिफ लगाने के साथ साथ इस तरह के बयानों ने भारत में सियासी बहस को चिंगारी दे दी है और विपक्ष के कुछ दलों ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। The Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. The United States imposes tariffs on other countries. The country unites together. The opposition stands in support of the government, lends its full support to the government. In India, unfortunately, there are still some people, I'm not saying all people, there are some people in the opposition who prefer to rejoice and celebrate temporary setbacks. सरकार हालिया घटनाक्रम से होने वाले प्रभावों का परीक्षण कर रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों से संवाद कर इस विषय पर उनके आकलन की जानकारी ले रहा है। अड़ी के सवाल भी आपके सामने रख दें। ये जो नई परिस्थिति है उसके बाद कुछ अहम सवाल हैं। बड़ा सवाल ये कि ट्रंप के दावे में कितना दम है। क्या भारत एक डेड इकोनॉमी है जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? एक और बड़ा सवाल ये भी कि ट्रंप को भारत और रूस के संबंधों से इतनी चिढ़ क्यों है? दिक्कत क्या है डोनाल्ड ट्रंप की? और क्या टैरिफ वाला दुश्मन ग्लोबल विलेन है जिसने टैरिफ लगाया, यानी क्या यूएस एक ग्लोबल विलेन बनता जा रहा है और खास तौर पर खुद डोनाल्ड ट्रंप विलेन बनते जा रहे हैं, ग्लोबल विलेन? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय कुमार मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। करण वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के समर्थक हैं। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। और संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा प्रोफेसर अमिताभ सिंह, फॉरेन मामलों के, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले करण, मेरा सवाल आपसे, भारत और अमेरिका की बातचीत चल रही थी। हम वो देश थे जिसने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के साथ, तब जबकि उन्होंने दुनिया पे टैरिफ नहीं लगाए थे, उसके पहले हमने ट्रेड टॉक शुरू की उनके साथ, ट्रेड डील को लेकर, और हमने शुरुआत में बहुत से कंसेशंस भी दिए। उसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ ये टैरिफ लगाया बल्कि उसके साथ और भी बहुत कुछ कहा है। तो क्या हम इसके लिए तैयार नहीं थे? और अभी भी हमारी जो प्रतिक्रिया है वो बहुत देर में आई है, बहुत सदी हुई प्रतिक्रिया जरूर है, लेकिन क्या हम इसके लिए तैयार नहीं थे कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करेंगे? देखिए, विदेश नीति के तौर पे और अगर एक आर्थिक स्तर पे हम बात करें, हमें हर समय हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। भारत ने बिल्कुल कोशिशें करी, प्रधानमंत्री मोदी भी गए और बातचीत भी करनी स्टार्ट करी कि कुछ जगहों पे अगर कंसेशन भी करना है, जैसे ब्रिक्स पे भी एक स्टेटमेंट क्लियर कट बोली कि हम डी डॉलराइजेशन की तरफ नहीं जाएंगे, ताकि अगर एक अच्छी ट्रेड डील बन सकती तो बन सके। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने हितों को त्याग देंगे।
अगर अमेरिका ये चाहता है कि ट्रेड डील उसी के शर्तों पे हो, हमारे डेयरी सेक्टर में वो एंटर करे, हमारे लघु उद्योग हो, हमारे किसानों के हितों को किनारे रखकर हम उनके साथ ट्रेड डील करें, तो हम नहीं करेंगे। और ये हमने पहले भी देखा हुआ है इस देश में। इस देश ने हमेशा अपने हित के बारे में सोचा है। हमें याद आता है वो पल जब हमने पोखरण के टेस्ट किए थे, कितने सैंक्शंस लगे थे यूएस के, तब भी हम उस दौर से निकल आए थे। और हमें इस पे ये नहीं भूलना चाहिए हमेशा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई है। हमारे एक्सपोर्ट्स यूएस को, अगर मैं अपने जीडीपी की बात करूं, उसका केवल 2.2% है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है। और डोनाल्ड ट्रंप की ये आदत रही है हमेशा से कि वो जब एक नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं ट्रेड डील में, तो टैरिफ्स ऊपर करते हैं। चाइना पे 100% के ऊपर भी निकल गए थे। तो ये एक टेम्पररी चीज भी होती है। हमारी मार्केट्स ने भी आज ठीक रिस्पॉन्ड किया। अगर हम सेंसेक्स और निफ्टी की बात करें, आने वाले कारण आपकी प्रतिक्रिया ये कि ये सब होता है, ऐसी चुनौतियों का सामना किया। लेकिन अमेरिका भारत का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, ये मैं आपको करेक्ट कर दूं। लेकिन इस बीच जो आपने कहा, उसी सवाल को लेकर मैं हमारे साथ बिल्कुल है 2% है हमारे जीडीपी का। लेकिन भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है, एक वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टनर्स है। अगर वहां से हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होता है तो हमारे बहुत से सेक्टर्स को प्रभावित जरूर करता है वो। लेकिन उसके बावजूद आपका पॉइंट वैलिड है, उसको लेकर आगे जाते हैं। हमारे साथ अजय कुमार जी मौजूद हैं। अजय कुमार जी, एक बड़ा सवाल यह है कि ये सब तो अंतर्राष्ट्रीय नीति में या फॉरेन पॉलिसी में या खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से काम करते हैं, वो लगातार कभी कुछ एक कदम आगे लेते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। वो उनके जो सबसे ज्यादा घनिष्ठ मित्र देश हैं उन पर वो जिस तरह की प्रतिक्रियाएं देते हैं और जिस तरह के प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप तो एक अलग तरह की राजनीति दुनिया में कर रहे हैं, एक अलग तरह की फॉरेन पॉलिसी लेकर घूम रहे हैं। भारत अपने हितों को देखेगा और सरकार अपने हितों को देखते हुए जब सही होगा तब ट्रेड डील करेगी। इस पर राजनीति क्या करनी चाहिए? क्या इस पर भी पॉइंट स्कोर करने चाहिए? विपक्ष को यह सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, पहली बात है कि इनसे पूछ लीजिए, कुणाल जी से, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी वाला जो है कार्यक्रम किसने किया है? इस देश की जो विदेश नीति जो है, एक व्यक्ति को महिमा मंडित करने के लिए पूरी तरह से आप संचालित कर रहे हैं, फिर बोलते कि देश हित में बात कीजिए। देश हित में कुछ नहीं ये लोग भाजपा वाले कर रहे हैं। ये सिर्फ मोदी जी का इमेज चमकाने के लिए सब कर रहे हैं। और इसका नतीजा आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी विदेश नीति देख लीजिए 2 सेकंड के लिए, कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं है। कोई भी देश, बॉर्डर्स तो छोड़ दीजिए, चाइनीज को तो छोड़ दीजिए, आपके जो पड़ोसी में एक भी देश आपके पक्ष में खड़ा नहीं है। और ये लोग ढिंडोरा पीटते रहेंगे, विदेश में भी कोई देश नहीं है। तो आप बोलिएगा कि बहुत ही सफल विदेश नीति है, मैं तो इस पर चर्चा नहीं करूंगा। पीयूष गोयल जी और पूरे मंत्रालय को जो है शर्म आनी चाहिए। कितने महीनों से ये लोग बात कर रहे थे, देश को जो कॉन्फिडेंस में ले लिया। किसी ने बताया था कि ये जो समस्याएं आ रही हैं, देश को तैयार किए थे क्या कि हम डेयरी में इसका, ये तो कुणाल जी बोल रहे हैं। किसी को मालूम है ऑफिशियली क्या रिसोर्स है? किसी को नहीं पता है। दूसरी बात है मैडम, मैं फिगर करेक्ट करना चाहता हूं कुणाल साहब, वो 20% एक्सपोर्ट का वैल्यू जो है अमेरिका को जाता है, इंडिया के टोटल 20%। आप जीडीपी वीडीपी घुमा करके आंकड़े, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज डोंट डू इट। 20% जो है इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का वॉल्यूम जो है वो अमेरिका को जाता है। और अमेरिका के लिए, एक सेकंड सर, ये प्लीज, मैं हाथ नहीं खड़ा करता जब आप बोलते हो। तो आई एम हैप्पी यू आर स्पीकिंग फॉर द बीजेपी टुडे। कुणाल जी, पिछले बार आप करण जी, मैंने बीच में नहीं बोला, आप बोलिए, मैंने बस उंगली उठाई। नहीं, कोई किसी ने बीच में नहीं बोला, आपको ऐसा शक लगा नहीं बोला, होगा। आप बोलिए और मैं आपको करेक्ट कर दूं, उनका नाम करण है। करण नहीं इस पर आपत्ति कर रहे, लेकिन मैं बता दूं आपको। ठीक है, अपॉलॉजीज जी। दूसरी बात क्या है कि अमेरिका के लिए सिर्फ ये 2% है उनके जो इंपोर्ट्स, टोटल इंपोर्ट्स के 2% है इंडिया के इंपोर्ट्स। तो यूएस को, लेकिन हमें ताजुब ये इस बात की है कि किस तरह से ट्रंप पाकिस्तान और इंडिया को जो कंबाइन कर रहे हैं। और अब हमको जो है चाइना छोड़ दीजिए, रशिया और ईरान के तरफ धकेल रहे हैं। आपने पाकिस्तान के पक्ष में क्या क्या ट्वीट आज सुबह आपने देखा होगा कि वहां पर ऑयल एक्सप्लोरेशन करेंगे, देन दे विल एक्सपोर्ट ऑयल टू इंडिया। ये कारण क्या है? तो देश को तो देखिए, एक चीज है, इस टैरिफ से हर एक आर्थिक अर्थशास्त्री लोग कह रहे हैं कि 1% जीडीपी पर फर्क पड़ेगा। ये जो आज के जो अखबार में हमने जो पढ़ा था, अलग अलग एडिटोरियल्स में है। तो ये एक्सपर्ट, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, लेकिन लास्ट में इतना मैं कहूंगा जी कि ये स्थिति देश के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, 12,000 अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं होगी, इससे बहुत नुकसान होगा। लास्ट में एप्पल में इतने बड़े अच्छी नहीं है आपके मुताबिक, देश को नुकसान होगा और इस वजह से इस पर चर्चा होनी चाहिए आपके मुताबिक। लेकिन अभिज्ञान जी, जो अजय कुमार जी सवाल उठा रहे हैं वो ये कि हाउडी मोदी और तमाम और जो भारत की तरफ से पहल की गई,
यानी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरह के हमारे संबंध हम आगे बढ़ा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यक्तिगत तौर पर भी और अमेरिका के साथ एक देश के तौर पर भी, वॉज दिस अ सरप्राइज फॉर इंडिया? क्या ये हमारे लिए चौंकाने वाला था कि इस तरह से टैरिफ लगाया जाए, या ये डोनाल्ड ट्रंप की जो नीति है उसकी प्रक्रिया का हिस्सा है? नहीं, दिस शुड नॉट बी अ सरप्राइज फॉर इंडिया एट ऑल। इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को आपको दो हिस्सों में रखकर देखना पड़ेगा। उनका पहला कार्यकाल अलग कर दीजिए और उनके दूसरे कार्यकाल में आइए, यानी कि मौजूदा कार्यकाल में। मौजूदा कार्यकाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह रियलाइज करना चाहिए था, वो ट्रेड डील की बात कर रही थी, कुछ गलत नहीं है, हर सरकार को अधिकार है किसी देश से ट्रेड डील की बात करने का। पॉइंट ये है कि आप लगातार डोनाल्ड ट्रंप के एटीट्यूड को भारत की तरफ देखते जाइए। प्रश्न सिर्फ आज चर्चा नहीं ऑपरेशन सिंदूर की, तो उसमें नहीं जाऊंगा, बट डोनाल्ड ट्रंप का एक इकोनॉमिकली अग्रेसिव एटीट्यूड है इंडिया की तरफ। उसका मूल कारण है कि नेटो फोर्सेस का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, और नेटो फोर्सेस का सुपरमाइंड कौन है? वो अमेरिका है। तो वो दोनों हिस्सों का आक्रामकता जो है वो उन्होंने हमारे ऊपर निकाली है। ये महज 25% का सवाल नहीं है, ये एक देश की जीडीपी को अफेक्ट करने वाला है और हमारे मार्केट को अफेक्ट करने वाला है। आपको क्या करना था? इंडिया को क्या करना था? इंडिया को प्रीएम्प्ट करना था, ये समझते हुए कि ये स्टेटेड एटीट्यूड है डोनाल्ड ट्रंप का। पिछले सिर्फ एक महीने का आंकड़ा निकालिए, मैं पोखरण और पोखरण तो मेरी आंखों के सामने हुआ है, मैं उन सब की हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा। तो उस एटीट्यूड को देखते हुए आपने कौन कौन सी ग्लोबल मार्केट्स को ढूंढा, आपने कौन कौन से नए ट्रेड एरियाज खोले, आपने कौन सा नया वियतनाम भारत के लिए बनाया जो वियतनाम पोस्ट चाइना बना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्योंकि ट्रंप का बिहेवियर मुझे टैरिफ इस तरह से लगाने आपके मुताबिक ये सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन हमें कतई भी सरप्राइज नहीं, हमें प्रीएम्प्ट करना चाहिए था क्योंकि वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे थे। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका क्या कहना है? यानी डोनाल्ड ट्रंप तो ये लगातार कह ही रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बात कर रहे हैं, अभी भी वो जिस तरह से इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं, तेल भंडारण वहां पर करेंगे, पाकिस्तान को लेकर बात कर रहे हैं, ईरान को लेकर उन्होंने रोक रखा और रशिया के साथ हमें जिस तरह से जोड़ा है, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है। लेकिन क्या हम प्रीएम्प्ट कर सकते थे? क्या कोई कदम उठाए जा सकते थे? देखिए, पाकिस्तान की बात तो करने का इसलिए कोई मतलब नहीं है कि अब बहुत ही स्पष्ट है कि अगर आप दुनिया के मानचित्र पे देखते हैं तो चीन, रूस, अमेरिका सब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव ज़्यादा लग रहा है। चीन तो खैर खुल के ही उनके साथ है, लेकिन बाकियों को भी आप देख लीजिए तो वो तो एक सेपरेट जियोपॉलिटिक्स की डायनेमिक्स हैं और उसकी कंपल्शंस या मजबूरियां हैं, जटिलताएं हैं, वो एक पहलू है। प्रीएम्प्ट करने वाली बात का जहाँ तक है, वो मुझे थोड़ा मतलब इंडियन गवर्नमेंट के साथ, हमारी सरकार के साथ पूरी सहानुभूति भी है, क्योंकि आप इतनी जल्दी ये चीज़ें प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। एक ट्रेड डील अमेरिका के साथ नेगोशिएट हो रही है, हमें मालूम था कि वो इस तरह का कुछ कदम चौंकाने वाला उठा सकते हैं, फिर उसको नेगोशिएट करके कम कर सकते हैं। चीन पे 135% की ड्यूटी लगाई थी टैरिफ, वो आज 30%, आज 34% है शायद। तो वो इतना बार्गेनिंग अपने हाथ में रखता है ट्रंप, क्योंकि ट्रंप तो नेगोशिएटर है, वो तो व्यवसायी हैं, वो तो एक पत्ता फेंकते हैं और फिर सोचते हैं सामने वाला आप देखिए कितना सरेंडर करता है, कितना झुकता है, कितना उनकी शर्तों पे आता है, और फिर वो दूसरा पत्ता खोलेंगे, फिर तीसरा। उस तरह की स्किल्स हमारे पास क्या फिलहाल किसी के पास भी नहीं है दुनिया में, कि उस तरह की हेड ऑफ द स्टेट के साथ इतनी नेगोशिएशन स्किल्स, आप इतना उनको प्रीएम्प्ट करो, उनके माइंड को पहले से सोचते समझते। लेकिन ये चौंकाने वाला डिसीजन है, और हम 25% तो हेडलाइन टैरिफ उन्होंने अनाउंस किया है। जो पेनल्टीज़ की बात है 10% ब्रिक्स वाली अगर वो लगाते हैं तो, और जो रूस के साथ संबंध की टैरिफ है उस पर ट्रंप खुद नहीं बोले हैं, लेकिन उनकी सरकार के जो वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक हैं, उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वो टैरिफ 100% होगा। तो 100% वो, 10% ब्रिक्स का, 25% ये, उसमें से एक ही रिलीफ है कि वो हमारे 10% बेसलाइन भी है, हुआ खुदा ना खास्ता, भगवान न करे जी, तो बेसलाइन 25 है, लेकिन उसके अलावा ये दो टैरिफ की बात वो और कर रहे हैं ना, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो उनका अधिकारी कह रहे हैं, और 10% ब्रिक्स का, लेकिन वो अभी घोषणा नहीं हुई है। देखिए प्रॉब्लम एक्चुअली इस केस के अंदर
इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, विकल्प नहीं थे। वो अपनी तरफ से भारत के हितों में बेस्ट ट्रेड डील नेगोशिएट करना चाहते हैं। हमारे एग्री जो सेक्टर है किसान से संबंधित, रूरल, डेयरी वगैरह, उसको नहीं खोलना चाहते जो अमेरिका चाहता है। तो हमारे हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, हमारे पास बहुत विकल्प नहीं है। लेकिन संकट का समय है, लेकिन ऐसा भी नहीं लगता मुझे कि कोई आसमान गिर गया है, ज़मीन फट गई है। ठीक है, हमारा इस पर भी आगे बात हो सकती है, क्योंकि निर्भर करती है, क्योंकि इस पर भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने रास्ते तो बंद नहीं किए सर। उन्होंने कहा कि अभी भी बातचीत जारी रहेगी, मतलब बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन ये हम ऐलान कर रहे हैं। तो ऐसा डोनाल्ड ट्रंप सुमेरा जी कभी रास्ते बंद करते ही नहीं। वो तो अल्टीमेट नेगोशिएटर है। बिल्कुल, वो 25 से 15 पे भी आ सकते हैं, जब 130 से आ गए 35 पे चीन के। ठीक है, इसी पर हमारे साथ अमिताभ जी भी मौजूद हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, फिर डिबेट को ओपन करेंगे। अमिताभ जी, प्रेशर में आ गए हैं कि हमें जल्दी कोई ट्रेड डील क्या जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि दरअसल ये प्रेशर बनाने के लिए ही है क्या जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक डील चाहते हैं, अपने फायदे के लिए चाहते हैं, जिसमें अमेरिका का सबसे ज्यादा फायदा हो। अल्टीमेट नेगोशिएटर वो हैं, ये दिख भी रहा है। और इस वक्त क्या वो ऑन द रोल हैं, क्योंकि उन्होंने यूके के साथ डील कर ली और यूरोपियन यूनियन के साथ सबसे बड़ी डील कर ली, और क्या इस वजह से और ज्यादा दबाव उन्होंने भारत पर इस तरह की प्रतिक्रिया के जरिए लगाया है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ऑन द रोल हो या ना हो, एक चीज़ बहुत स्पष्ट है कि भारत ने उनसे कभी भी उनकी बातों को ना नहीं किया। हमने उनसे शुरू से, ये हमारी मंशा भी यही रही कि जितने भी अच्छे संबंध हमारे प्रधानमंत्री के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, उसको कहीं ना कहीं एनकैश किया जाएगा भारत के हितों में, भारत की राष्ट्रीय हितों में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह डिक्लेरेशन किया कि वो टैरिफ लगाएंगे, 25% टैरिफ लगाएंगे, और अभी तो सुनने में आया 50% कॉपर पर भी लगा रहे हैं, तो जो हमारी अपेक्षाएं थी अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से, वो पूरी नहीं हुई। रही जो अब तक ट्रेड निगोशिएशंस हुए, अगर उसको भी ध्यान से देखेंगी सुमेरा जी, तो आप पाएंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने वो गिव एंड टेक किया है। क्या किया है? तो उन्होंने जापान से, मान लीजिए, उन्होंने 15% उन पर टैरिफ लगाया है। उनसे कहा आप 550 बिलियन हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। साउथ कोरिया से कहा, उनको कहा तो उन्होंने कहा 350 बिलियन हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए। भारत से उनकी अपेक्षा दो है। पहली है कि वो टैरिफ तो कम करें, भारत उसके लिए तैयार भी हो गया है, और फिर हम उनसे हथियार खरीदें। हाँ, जो सबसे डिफिकल्ट है भारत के लिए इस समय कि उनसे हम हथियार, और वो कंपेल करना चाहते हैं कि आप जो भी S-400 या जो भी T सीरीज के टैंक्स खरीदते हैं, वो उनसे ना खरीद के आप हमसे खरीदने लगिए। तो प्रॉब्लम वहां आ रही है, और सबसे ज्यादा दुविधा भारत के लिए ही। और भारत तो क्लियर है कि हमारे 70% डिफेंस प्लेटफॉर्म जो हैं वो सोवियत और रशियन ओरिजिन के, हम उनको ओवरनाइट बदल भी नहीं सकते हैं। लेकिन इस समय जो स्थिति बन गई है, उसको देख के यही लग रहा है कि अभी भी ट्रेड नेगोशिएशंस के द्वार खुले हैं, और वो भारत को टीज कर रहे हैं। शायद वो पाकिस्तान को के साथ तेल का व्यापार करने के नाम पर, या ये कह रहे हैं कि चाइना के साथ हम नेगोशिएशन कर रहे हैं। वो गिव एंड टेक करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि डील हो। एक छोटी सी चीज, अगर आप देखिए, उन्होंने जो कहा है कि रूस के साथ जो सेकेंडरी टैरिफ लगेंगे, सिर्फ भारत के उन्होंने इंगित किया है, चीन के प्रति इंगित नहीं किया। और चीन ये जानता है कि ट्रेड नेगोशिएशंस होगी तो जो सेकेंडरी टैरिफ्स हैं वो उन पर नहीं लगाए जाएंगे, तभी होगा। और भारत को वो हमेशा एक डेमोक्रेटिक स्वॉर्ड जो है हमारे ऊपर हमेशा डोलता रहेगा ट्रंप के द्वारा। तो हमें कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करना होगा ज़्यादा कि इसको कैसे टैकल किया जाए। क्या हम उनसे तेल खरीद सकते हैं? वो खरीद सकते हैं। क्या उनसे हम टैरिफ कम कर सकते हैं? वो कर सकते हैं। क्या हम उनसे जो डिफेंस डील है वो कर सकते हैं कि नहीं? तो वो वहां बात अटकी हुई है, और शायद मुझे लगता है अक्टूबर आते आते तक कुछ और नेगोशिएशंस का स्कोप होगा, कुछ और गिव एंड टेक। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो डबल स्टैंडर्ड हैं वो क्या है? वो कहते क्या हैं, वो करते क्या हैं, और एक ही मुद्दे पर वो अलग अलग देशों के साथ किस तरह से अलग अलग व्यवहार करते हैं? आतंकवाद का मुद्दा हो या फिर एनर्जी सप्लाई का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग बयान देते हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। उन्हें आखिरकार अपने लिए, यानी अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद जो हो वो करना है। क्या है डबल स्टैंडर्ड? देखिए, हम आपको बताते हैं कैसे कैसे उनके डबल स्टैंडर्ड सामने आए हैं। आतंकवाद पर दोहरा रवैया है, ये जग जाहिर है, साफ है, क्योंकि 2017 में पाकिस्तान को आतंकियों का सुरक्षित पनाहगार बता चुके हैं, ये कह चुके हैं। उसके बावजूद 2019 में इमरान खान से मिले, पाकिस्तान को सैन्य मदद की पेशकश की। हमने वो तस्वीरें देखी थी जब साथ में बैठे थे। 2025 में आसिम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में लंच किया, साथ में बातचीत की।
2017 में पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को बाहर कर लिया। पर्यावरण पर भी देखिए डबल स्टैंडर्ड है, सिर्फ आतंकवाद पर ही नहीं, पर्यावरण के मानकों पर भारत जैसे देशों की उसके बाद आलोचना की, खुद उससे एग्जिट कर गए और भारत जैसे देशों की आलोचना कर रहे हैं। अमेरिका में कोयला तेल उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। वैश्विक जलवायु प्रयासों के खिलाफ इसे माना गया है, जिस तरह से वो उसे बढ़ाना चाहते हैं। 2018 में ट्रंप प्रशासन ने भारत को इंडो पैसिफिक में महत्वपूर्ण सहयोगी माना था। आलोचनात्मक बयान और छवि किस तरह की उनकी है देखिए। भारत को पर्यावरण के संदर्भ में उसके बाद गंदा कहा। तो देखिए, एक तरफ कहते हैं कि आप सबसे बड़े सहयोगी हैं, एक तरफ कहते हैं आप सबसे बड़े मित्र हैं, और उसके बाद फिर इस तरह का बयान देते हैं। मैक्सिको को ड्रग्स और अपराध का स्रोत बताया। इस तरह के बयान वो तमाम और देशों के लिए देते हैं जिनके साथ वो बातचीत भी करते हैं और ये भी कहते हैं कि इनसे हमारे अच्छे संबंध हैं। एक और देखिए ट्रंप का दोहरा रवैया कैसे दिखता है। पाकिस्तान में अभी जो उन्होंने फिलहाल बयान दिया है, यानी टैरिफ लगाने के बाद और उसके साथ जो उन्होंने ऐलान किया, उसमें क्या कुछ उन्होंने कहा है और जो ज्यादा जिस पर इस वक्त चर्चा हो रही है। एक, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तेल भंडारण का विकास करेगा अमेरिका, भारत पर 25% टैरिफ लगाया है और साथ ही भारत को एक डेड इकोनॉमी भी बता दिया है। व्यापार भी करना चाहते हैं, ट्रेड डील भी करना चाहते हैं। ये भी कह रहे हैं कि भारत देखिए डेड इकोनॉमी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे व्यापार हो या ना हो। ईरान से तेल खरीदने वाली 6 भारतीय कंपनियों को भी बैन कर दिया है। तो ये दोहरा रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का जो बार बार सामने आता है। और करण, इसी वजह से बड़ा सवाल ये कि क्या डोनाल्ड ट्रंप में भारत सरकार ने ज्यादा इन्वेस्ट किया और जितना हमने इन्वेस्ट किया उसके उलट हमें उतना फायदा नहीं हो रहा है। देखिए सुमेरा जी, कभी भी ऐसे नहीं देखा जा सकता कोई भी चीज़ को 6 महीने के अंतराल पे। और इन्वेस्ट क्या करना इसमें, आप क्या सोच रहे हैं, क्या भारत ने इसकी तैयारी नहीं करी थी? अभी हमारा यूके से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। भारत ने हमेशा से कोशिश ये करी है, और मैं अजय जी को बहुत एक जिम्मेदार प्रवक्ता मानता हूं। उनको ये बात भी बतानी चाहिए जब वो एक्सपोर्ट्स का 20% कहते हैं कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट ड्रिवन नहीं, हमारी डोमेस्टिक डिमांड बहुत ज्यादा तगड़ी है। ये जो डेड इकोनॉमी आज बोली राहुल गांधी ने, मैं जरा आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। 1 महीने की ये जो डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं, 1 महीने की हमारी खपत करीब 1 करोड़ फोन होती है, 12 लाख बाइक, 6 लाख डेड इकोनॉमी, 1 लाख ट्रैक्टर। नहीं, करेक्ट ना करिए। राहुल गांधी ने भी कहा, राहुल गांधी ने माना ये डेड इकोनॉमी है, आपको नहीं पता होगा। उन्होंने भी माना, हाँ उन्होंने भी माना, लेकिन कहा डेड इकोनॉमी डोनाल्ड ट्रंप सही कहा, हम एक डेड इकोनॉमी है। हाँ, अरे मैं उसी को बोल रहा हूं ना, राहुल गांधी ने बोला ये डेड इकोनॉमी है, मैं उसके जवाब में बोल रहा हूं कि ये डेड इकोनॉमी नहीं है। जहां 12 लाख स्कूटर, 6 लाख बाइक, 1 करोड़ फोन जहां खप रहे हों 1 महीने के अंदर, वो डेड इकोनॉमी नहीं हो सकती। तो ऐसे में सरकार का मनोबल बढ़ाना चाहिए। आपने बताया दोहरा मापदंड कैसे है ट्रंप का, एक बुली है ये। एक बुली जब हो, आज शशि थरूर जी ने कितनी रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी कि हमें ऐसे बुली के सामने नहीं झुकना चाहिए। अब आज ये देश नहीं झुक रहा है, फिर भी अजय जी बोल रहे किसको पता था जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अरे आप प्रेस रिलीज पढ़िए, जब नेगोशिएशन चल रहे थे पीयूष गोयल जी ने साफ कहा हम अपने डेयरी फार्मर्स को हर्ट नहीं कर सकते, हम इनके जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए अपनी एग्रीकल्चर मार्केट नहीं खोल सकते। ऐसे में सरकार का मनोबल बढ़ाना चाहिए, ना कि उनसे स्वर से स्वर मिला के कहना चाहिए भारत एक डेड इकोनॉमी है। आप खुद सोचिए ना, आज हमारा ऑस्ट्रेलिया से, यूके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। नहीं, मैं ये सवाल अजय जी के पास लेकर जाती हूँ, लेकिन कारण मेरा आपसे सवाल ये कि आप क्या कह रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे भारत के साथ व्यापार हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा अमेरिका के साथ व्यापार हो ना हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कह रहे हैं आप? नहीं, हमें बिल्कुल फर्क पड़ता है, पर इतना नहीं पड़ता जितना बताया जा रहा है। हमें करीब करीब पड़ेगा 0.2 से लेके 0.6% ऑफ जीडीपी का फर्क आएगा। पर एक बात समझिए, अगर हम रशिया से ऑयल ना ले रहे होते तो आज हमारी इन्फ्लेशन बहुत ऊपर होती, जो केवल 2.1% है। ठीक है, तो हमें अपनी पॉलिसी फॉलो करनी है। ऐसे चैलेंजेस आते जाते हैं। न्यूक्लियर के टाइम पे सैंक्शंस आ गए, हम तब भी 8% से ग्रो किए। ठीक है, तो इसको जरा हाइप नहीं करना चाहिए, अपनी आत्मनिर्भरता पे विश्वास रखना चाहिए हम लोग को। ठीक है अजय जी, ये बड़ा सवाल है देखिए, जो करण भी उठा रहे हैं और जो वाजिब भी है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं डेड इकोनॉमी है। डेड इकोनॉमी तो नहीं है ना भारत, तो आप भी स्वीकार करेंगे एक बढ़ती हुई इकोनॉमी, और उसके तमाम तथ्य हैं। दुनिया कैसे मानती है कि भारत एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है, भारत एक आगे बढ़ने वाला देश है, और किस तरह से आंकड़े भी उसको साबित करते हैं, वो हम आपको अभी आंकड़ों के जरिए भी दिखा देंगे। लेकिन तब जब आप डोनाल्ड ट्रंप के स्वर में स्वर मिलाते हैं, ऐसे समय में जब देश में सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे बुली के सामने, तो क्या फिर यह सवाल वाजिब नहीं हो जाता? नहीं तो 3-4 सवाल तो थोड़ा टाइम दे दीजिए जी। डेट इसलिए राहुल जी ने कहा था क्योंकि ये इकोनॉमिक बढ़िया से हमारी अर्थव्यवस्था ठीक ठाक तरीके से चल रही थी। मोदी जी ने अपने मित्रों को पूरा धंधा दे दिया, फर्स्ट। सेकंड, डीमोनेटाइजेशन। थर्ड, अनप्लान्ड लॉकडाउन।
बर्बादी तो मोदी जी ने किया है। पहले तो अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही थी। दूसरा, आंकड़े आप बोलते रहेंगे, अगर आप इस देश के, अगर आप 20,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, महीने का 20,000 रुपए, तो आप इस देश के सबसे अमीर, इस देश के 10% संपन्न लोग में से गिने जाएंगे। अगर आप उसको हटा देंगे, इस देश के 80% की पर कैपिटा इनकम, सुन लीजिए कुणाल भाई, और उसको काउंटर कर लीजिए, पर कैपिटा इनकम सब साधारण अफ्रीका से नीचे है। बिहार तक कितना है? 80,000 रुपए है, 80,000 रुपीज, 90,000 रुपीज पर ईयर, साल भर का जो बिहार का पर कैपिटा है, या 1 लाख उसके आसपास होगा, मुझे अगर आंकड़े जो 1,10,000 के आसपास होगा। हमारा इतना ही कहना है कि आप ढिंडोरा पीटते रहते हैं। सुमेरा जी, बेरोजगारी के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। हमारे ये अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए मोदी जी और उनकी सरकार जिम्मेदार है। दूसरा, किस तरह से घुटने टिका रहे थे जब हैंडकफ करके, हथकड़ी लगा करके हमारे देश के नागरिक वापस आ रहे थे, तो कोलंबिया जैसे छोटा देश ने आंख दिखाकर बोला कि नहीं, हम अपना प्लेन भेजेंगे और अपने नागरिक को वापस अपने प्लेन में ले आएंगे, मिलिट्री एयरक्राफ्ट में नहीं। फिर तीसरा, सीज फायर में लगातार बोल रहे थे, क्यों एक शब्द भी नहीं बोला। घुटना टिकाने का तो काम आप लोग कर रहे हैं लगातार, और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए देखिए चीजें, क्योंकि इतनी बात। तो ऐसे मौके पर साथ खड़ा होना जरूरी नहीं है आपके मुताबिक, सवाल पूछना जरूरी है? नहीं, पहली बात सुमेरा जी, ये जो प्रेस के माध्यम से इन्होंने जो एक कहानी बना दी कि जो बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है, आप गरीबी और बेरोजगारी देख। अजय जी, आप जो कह रहे हैं उस पर हम कुछ आंकड़े दिखा देते हैं और फिर इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। पर कैपिटा दिखाइए, पर कैपिटा। नहीं, देखिए, तमाम आंकड़े और स्टैटिस्टिक्स को तो बहुत सारे तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन कुछ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां दुनिया कैसे देखती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है। तो क्या है आंकड़े, आइए दिखाते हैं हम आपको, और क्या अलग अलग एजेंसीज और किस तरह से वो भारत की अर्थव्यवस्था को आंकती हैं। तो देखिए, ये हम आपको कुछ रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। IMF की WEO रिपोर्ट है 29 जुलाई की, जिसमें 2025-26 के लिए GDP का अनुमान 6.4% रखा है, जिसमें माना है कि 0.2% बढ़ेगा, प्लस हो सकता है। वर्ल्ड बैंक की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट है, जिसमें उसने माना कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती और बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके अलावा आपको बताएं, एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने 23 जुलाई की रिपोर्ट है उसकी, उसने कहा कि GDP वृद्धि दर 6.5% होने का अनुमान लगाया गया। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर मूडीज ने मई 2025 की रिपोर्ट में 2026 में अनुमानित GDP को 6.5% माना कि इसके आसपास रहेगी। S&P ग्लोबल रेटिंग्स में जून 2025 की रिपोर्ट में 25-26 में GDP अनुमान 6.5% था, यानी भारत की GDP करीब 4.19 ट्रिलियन तक पहुंचेगी, ये अनुमान है। तो ऐसी तमाम एजेंसीज हैं जो ये मानती हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, एक बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था है। अजय जी, तमाम और सवाल हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं, और बेहतर कैसे हो सकता है, रोजगार और कैसे मिल सकता है, और कैसी जो अर्थव्यवस्था की चुनौतियां हैं उनका हम सामना करेंगे, और देश में तमाम चुनौतियां हैं। लेकिन ये भी पक्ष है, भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और मजबूत दिख रही है अभी भी। नहीं, अगर डिमोनेटाइजेशन, अनप्लान लॉकडाउन, अगर ये अपने दोस्तों को धंधा देना और पूरी तरह से क्रोनी कैपिटलिज्म के लिए, तो ये 9% तक हमारी अर्थव्यवस्था पहुंच सकती थी। दूसरी बात है कि यार सुमेरा जी, बांग्लादेश के जो पर कैपिटा हमसे ज्यादा है, हम बार बार यही कहते हैं कि अगर मुकेश अंबानी जो है संपत्ति 100 गुना बढ़ गया तो उससे देश को ज्यादा फायदा नहीं होता है। ये जो बेरोजगारी और इस देश में वर्तमान अर्थव्यवस्था है वो कुछ चंद मित्रों के लिए है, और इनको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन अभी तो देखिए अजय जी, हम तमाम और मुद्दों पे बात कर सकते हैं। अभी हम डोनाल्ड ट्रंप और जो उन्होंने टैरिफ लगाया और भारत की अमेरिका के साथ जो दोस्ती या जो संबंध है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम उस तरफ रहेंगे तो चर्चा डिरेल नहीं होगी। ये तमाम मुद्दे हैं जो आप समय समय पर उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे, लेकिन अगर हम इधर रहें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी नहीं, तो अभी ज्ञान प्रकाश जी ने ठीक कहा, जैसे तैयारी, ठीक है, आप बोलते कि 2 दिन की तैयारी नहीं हो सकती। RCEP एक साउथ ईस्ट एशिया के साथ, ठीक है सर, नहीं एक मिनट, RCEP का एग्रीमेंट आपने नहीं किया, 5 साल से उसको पेंडिंग रखे थे। करण इस पर कुछ काउंटर देना चाहते हैं अजय जी, उनका काउंटर ले लेते हैं। जी करण। नहीं, अजय जी ने कुछ सवाल अच्छे पूछे हैं, पर जरा इनको संदर्भ में समझना होगा। इन्होंने पर कैपिटा इनकम को बात बनाई,
बिल्कुल होनी चाहिए पर कैपिटा इनकम ज्यादा, पर क्या सिर्फ पर कैपिटा इनकम एक दायरा हो सकता है? लग्जमबर्ग की सबसे ज्यादा है पर कैपिटा इनकम, तो क्या वो यूएस से बड़ा देश हो जाता है? सिर्फ पर कैपिटा इनकम नहीं हो सकती, हमारी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। दूसरी बात, ये बड़े आसानी से बोल देते हैं बिहार में इतनी है, अरे आज से 15 साल पहले कितनी थी? 10 गुना बढ़ी है 15 साल के अंदर। 25 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। तो ये तो आपको भी सोचना चाहिए कि इतने सालों की हुकूमत में आपने किस हाल में इकोनॉमी को छोड़ा था। और अनएम्प्लॉयमेंट की जहां बात है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से 3.1% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। मैं करण आपको इन्फ्लेशन आज 2.1% है, रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है करण, आपने जवाब दे दिया, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम मुद्दे पर रहें, टॉपिक पर रहते हैं और वापस आते हैं टैरिफ पर, डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है उस पर, और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के साथ भारत के जो संबंध है उस मुद्दे पर वापस आते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के एक नेता के तौर पर जो उनका व्यवहार है उस पर भी। प्रदीप जी, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कई अहम डील कर चुके हैं। अब माफ कीजिएगा संजीव जी, डोनाल्ड ट्रंप कई अहम डील कर चुके हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ कर चुके हैं, यूके के साथ कर चुके हैं, जापान के साथ कर चुके हैं, तो कई अहम डील वो कर चुके हैं। तो क्या भारत को अब वो ज्यादा सख्ती के साथ ट्रीट करेंगे, और ज्यादा सख्ती के साथ इस वजह से क्या पेश आ रहे हैं भारत के साथ? भारत के साथ तो वो ऑलरेडी बहुत सख्ती के साथ पेश आ ही रहे हैं। अब ये तो किसी के कोई बहस का और विवाद का विषय रहा नहीं है, चाहे वो बार्गेनिंग चिप की तरह से, चाहे सच में वो इस पर कायम रहेंगे। भारत को तो उन्होंने बहुत ही सख्त रवैया अपनाया हुआ है भारत के साथ। बहुत बड़े मशहूर डिप्लोमेट गुरु माने जाते थे हेनरी किसिंजर, उनका बहुत पुराना एक सेइंग है कि टू बी अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज़ डेंजरस, टू बी अ फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज़ फेटल। मतलब दोस्ती खतरनाक हो सकती है, दुश्मनी खतरनाक हो सकती है, दोस्ती घातक हो सकती है। तो वो ट्रंप उस पर पूर्णतया उस पर अमल कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपके सवाल, जापान और इंग्लैंड के साथ सबसे अच्छी शर्तों पे ट्रेड डील हुई है, क्योंकि वो सच में अमेरिका के बहुत पुराने डिपेंडेबल टाइम टेस्टेड अलाइज हैं। जापान द्वितीय विश्व युद्ध के साथ, और इंग्लैंड तो कई सदियों से, कई शताब्दियों से है, मतलब 200-400 साल से। तो उनके साथ बेस्ट डील्स हुई हैं। ईयू के साथ भी अभी कोई मेरे साथी पैनलिस्ट डेटा दे रहे थे, ईयू के साथ भी जो समझौता हुआ है 15% पर हुआ है 600 और $750 अरब डॉलर, 600 and 750 बिलियन डॉलर्स की शर्तें रखी गई हैं इन्वेस्टमेंट और उस तरह के कमिटमेंट्स की। तो इंडिया की स्थिति बहुत खराब है। और सुमेरा जी, बस मैं एक और टिप्पणी करना चाहता हूँ। वैसे तो आपने कहा कि हम ट्रंप पे रहें, लेकिन ट्रंप या भारतीय विपक्ष की आलोचना करने से इस समय कुछ नहीं हो सकता। साथ ही साथ भारत की सरकार की भी बहुत ज़्यादा आलोचना करने से भी कोई पर्पस सर्व नहीं होता। हमारा कॉमन एनिमी है, और विपक्ष को हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए। जब आप विपक्ष और राहुल गांधी सबको संसद में खड़े होकर सरकार कहती है ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का पक्ष रखते हैं, तो फिर वो अगर वो डेड इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कह रहे हैं, और इंडियन इकोनॉमी स्लोइंग डाउन है, पिछले 4 क्वार्टर से लगातार स्लो डाउन हो रही है, और वो कई उसके संकेत दिख रहे हैं बड़े स्पष्ट। अर्निंग्स देख लीजिए आप, कंपनीज की, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देख लीजिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लीजिए, तो हम कोई बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। डेफिनेटली 5th लार्जेस्ट या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वो उसके साइज की वजह से। पर कैपिटा वाली बात बिल्कुल सही है आलोक कुमार जी की, बहुत ही शोचनीय स्थिति है। अगर हम टॉप ब्रैकेट को 1-2% को हटा दें तो हम कहाँ नजर आएंगे मालूम भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, बट अभी कॉमन एनिमी सबका ट्रंप होना चाहिए, हमारे टारगेट पे ट्रंप होने चाहिए, और हम इस सिचुएशन से कैसे निकलें और एक बेटर ट्रेड डील सैल्वेज करें, उसको निकाल के लाएं, वो हमारा एक कॉमन गोल होना चाहिए, मिला जुला लक्ष्य होना चाहिए। चाहिए। को कोसने का कोई लाभ नहीं है यहाँ के चैनल्स पे। बिल्कुल, ट्रंप को कोसने का, ट्रंप को तो उनके देश में जो चैनल है वो कोस दे अगर, तो उससे भी कोई फर्क बहुत पड़ता नहीं है उनको। हाँ, अभिज्ञान चैनल्स के कोसने का उनको फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कहेंगे, इससे भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जाहिर सी बात है, ट्रंप की जिस तरह से चर्चा और हमें अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी बिना ट्रंप को कोसने से कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं, लोग जानना चाहते हैं दरअसल ना कि ट्रंप के साथ भारत के, या ट्रंप के साथ व्यक्तिगत तौर पर भी और अमेरिका के साथ भी अभिज्ञान, भारत के अच्छे संबंध लोगों को लगता था कि हो रहे हैं, वो तो एक उस दिशा में बढ़ रहे हैं। लेकिन अलग ग्रीक ट्रेजेडी है जी, वो तो सुमेरा जी एक अलग लेवल की ग्रीक ट्रेजेडी है कि हम कितना उसको अपना दोस्त समझ रहे थे, कितना बड़ा यार समझते थे, दोस्त जिगरी समझते थे, क्या क्या नहीं किया। अभिज्ञान जी, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के इस रुख की क्या वजह है? हाँ, मैं एक मिनट। हाँ जी, देखिए सुमेरा, आपका जो कोर पॉइंट है वो बहुत वैलिड है। सीधी बात यहां पर ये है कि अब आप डोनाल्ड ट्रंप को यहां से कैसे डील करेंगे। बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप किसी भी दोस्ती
के कोई आधार के विश्वास लायक नहीं है उनकी डिसीजन मेकिंग में। कोसना ना कोसना एक अलग बात है, उनको कोसने से ना किसी के नंबर आ रहे हैं ना टीआरपी बढ़ रही है। हकीकत यह है कि आपने जो नंबर्स दिखाए अलग अलग एजेंसीज के, ये इकोनॉमिक ग्रोथ की पोटेंशियलिटी है कि मतलब जो भारत की आर्थिक तरक्की की अच्छी संभावनाएं हैं, अच्छी तरक्की हो सकती है, लेकिन वो तरक्की तो रुक जाएगी अगर आपको ट्रंप जैसी स्थितियों से निपटना करना पड़ेगा। तो जब मैंने प्रीएम्प्ट कहा, मैं वापस उस पॉइंट पर ही आऊंगा कि आपको अपने डूज और डोंट्स तय करने पड़ेंगे। हम एक सेल्फ रिलायंट देश हैं, सब इस देश के साथ खड़े हैं, कोई इस पर डिबेट नहीं होती जब इस तरह की स्थितियां आती हैं। तो आपको ट्रंप से तय करने पड़ेंगे अपने डूज एंड डोंट्स। आप फोटो खिंचवाने के लिए कोई भी उनके साथ कार्यक्रम करें, वहां पर जाकर सार्वजनिक रैली करें, बीजेपी अपनी रैली कर ले, कांग्रेस अपनी रैली कर ले हडसन रिवर के बगल में, वो सबसे मेरा मतलब नहीं है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन से डील कर रहे हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति भी है। और जैसे जापान का एग्जाम्पल दिया गया, संजीव ने बताया जापान के रिलेशंस वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से ब्रिटेन से आपकी ट्रेड डील जो है वो उसको तय होने में 3 साल से ज़्यादा का वक्त लगा। इस पर मैंने रिपोर्ट किया था ऑक्सफोर्ड और लंदन से, तो मुझे मालूम है कि क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और आपने एक बेहतर ट्रेड डील की है ब्रिटेन के साथ इस वक्त भारत ने। तो इसी चीज़ को आधार मानते हुए बड़ी चुनौती इस गवर्नमेंट की अब यहां से यह है कि आप तय कर लीजिए कि आपकी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी बोथ पुट टुगेदर डोनाल्ड ट्रंप से कैसे डील करेंगे। ये 25-15 भी हो सकता है, 25 अलग अलग फैक्टर्स को जैसे सब पैनलिस्ट ने कहा ऐड करके 50 का भी आंकड़ा हो सकता है। रशिया से अमेरिका की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम आर्थिक रूप से आपसे उसका हर्जाना लिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रवैये से बिल्कुल क्लियर कर दिया है। ठीक है, लेकिन किसी को कोई कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है। यानी ट्रंप से कैसे डील करना है और हमारे क्या डूज एंड डोंट्स होंगे, हमारी क्या रेड लाइंस हैं, या वो हमारे जो हित हैं उनको हमें ध्यान में रखकर उनके साथ डील करना है। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो आप व्यापार के जरिए डील कर सकते हैं। लेकिन अमिताभ जी, एक बहुत अहम सवाल ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने के साथ हमने फरवरी में बातचीत शुरू की, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर तमाम देशों पर ये टैरिफ लगाए, फिर उसके बाद उन्हें होल्ड किया। भारत के साथ बातचीत चल रही थी, अगस्त में भी अभी बातचीत होनी है जो जारी रहने वाली है, यानी बातचीत अभी आगे होगी। पहले ही कहा गया था कि लगभग अक्टूबर तक, सितंबर अक्टूबर तक ही डील होगी भारत अमेरिका की, उसमें समय लगेगा। भारत ने इससे पहले जब उन्होंने अनाउंस किए थे टैरिफ्स, तो कुछ कंसेशंस दिए थे भारत ने ताकि रेसिप्रोकल टैरिफ से अपने आप को हम बचा सकें। इस वक्त भी भारत सरकार को तो ये मालूम था कि 1 अगस्त से लगाएंगे, क्योंकि लगने ही थे ना, ये किक इन करने थे टैरिफ्स, लेकिन हमने इस वक्त ऐसा कुछ किया नहीं है। तो क्या हम ये मान के चलें, हालांकि सरकार की तरफ से कहा नहीं गया ये, कि सरकार समझ रही थी कि ये होगा एंड वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट, हम बातचीत करेंगे, हम ट्रेड डील करेंगे और हम ट्रेड डील अपनी शर्तों पर, अपने हितों पर करेंगे। अगर आप टैरिफ लगा भी रहे हैं तो ठीक है, उसे देखा जाएगा, क्योंकि आपको एक इमिनेंट सामने ट्रेड डील दिखाई दे रही है। इस वजह से ये अगर लगा भी रहे हैं आप टैरिफ तो उसके लिए तैयार हैं। क्या ये वजह है? क्या इसे ऐसे देखा जा सकता है? नहीं, देखिए सुमेरा जी, अगर उसको आप ध्यान से दें, इस समय टैरिफ पूरी दुनिया क्यों कर रही है? क्योंकि पूरी दुनिया के प्रति ये टैरिफ लगाया जा रहा है। भारत इसके लिए तैयार था कि हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और हमने स्पष्ट भी कर दिया था कि हम कई चीज़ों में कंसेशन देने के लिए तैयार हैं, और ट्रंप ये जानते थे। लेकिन वो जो कई चीज़ हैं उसमें भी कई और चीज़ जुड़ते गई। प्रॉब्लम वहाँ पे आ रही है क्योंकि ट्रेड डील देखिए ओवरनाइट करना किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं है। जो हमने यूके से भी ट्रेड डील किया वो 3 साल लगे थे उसमें, और कई प्रधानमंत्री बदल गए थे, तब जाके फाइनलाइज हुआ। वो एक वजह भी थी जी, प्रधानमंत्री बदल रहे थे जी। ट्रंप के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो सारी दुनिया के साथ टैरिफ रिजीम बदलना चाहते हैं। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जिनके साथ ट्रेड डेफिसिट है उन देशों का, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील का, उनके प्रति भी टैरिफ वो बढ़ा रहे हैं। तो ट्रंप का की ये नीति है कि पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है जो अमेरिका के फेवर में करना है, और उसमें वो कहीं ना कहीं सफल दिखते, डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को वो दिखा पाते हैं कि हम इसमें सफल रहें। लेकिन भारत इस समय प्रिपेयर्ड इसलिए भी नहीं है क्योंकि जिस तरह की शर्तें रखी गई हैं वो हमें अमान्य है। कितने दिन तक हम अपने ओवरनाइट तो हम अपने डिफेंस हार्डवेयर को चेंज नहीं कर सकते, ओवरनाइट हम उनसे तेल खरीदना बंद नहीं कर सकते। कम से कम 4 महीने लगेंगे, जो 1/3 डिपेंडेंस हमारी तेल
तेल का इस समय अमिताभ जी, यही मेरा सवाल है कि हमें मालूम था किसी हद तक कि वो लगाएंगे, कुछ तो टैरिफ लगाएंगे, और वो जिस तरह का रुख अख्तियार कर रहे थे ये समझ आ रहा था कि वो कुछ ना कुछ करने वाले, 1 अगस्त से किक इन करने थे। हमने यहाँ पर वी हैव नॉट बाउड डाउन टू हिम, वी हैव नॉट काउड डाउन टू हिम, हम नहीं झुके हैं और हम ट्रेड डील के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है क्या? एग्जैक्टली सुबेरा जी, अगर आप चीन को देखें, चीन पर जब टैरिफ लगे तो उन्होंने उसका प्रतिकार किया, उन्होंने लगभग उतना ही टैरिफ बढ़ा दिया। हमने वैसा नहीं किया, हमने एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत कहा कि हम इनको एंटेगनाइज नहीं करेंगे अपने बयानों से और अपने एक्सप्रेशन से, वो हमने नहीं किया, लेकिन हमने अपनी बात को पुरजोर तरीके से उसके सामने रखा। और कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा था कि जो ट्रंप और मोदी जी की केमिस्ट्री है उसमें बात बन जाएगी, वो बनी नहीं, और इसका खामियाजा इस समय हम उस ट्रेड डील में देख रहे हैं। और ये ट्रेड डील मैं बताऊं गिव एंड टेक होगा। ट्रंप ये जानते हैं कि ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये लिबरेशन डे टैरिफ जो उन्होंने लगाया है भारत के प्रति, उसमें वो टेपर डाउन उनको करना ही होगा, क्योंकि सब्सिडीज हम छोड़ नहीं सकते। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हमारा पूरा किसान सड़क पर आ जाएगा, वो पॉलिटिकली बहुत हार्मफुल होगा। RCEP का मेंशन हुआ, हमने उसमें क्यों नहीं ज्वाइन किया? हम वापस आ गए क्योंकि उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स हम नहीं एग्री कर रहे थे। करण देखिए, बड़ा सवाल यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का व्यवहार रख रहे थे, जिस तरह के बयान दे रहे थे, जिस तरह वो टैरिफ लगाना चाहते हैं पूरी दुनिया में, वो लग रहा था कि वो इस तरह के कदम उठा सकते हैं और वो उन्होंने किया है। वो चाहते हैं अमेरिका के फेवर में डील हो। लेकिन क्या हम ये उम्मीद कर रहे थे, क्या भारत सरकार ये उम्मीद कर रही थी कि जो हमारे अच्छे संबंध हैं उसके तहत हमें कुछ कंसेशन मिल सकते हैं, जो अब साफ हो गया कि नहीं मिलेंगे बिल्कुल, या ये इसके लिए हम तैयार थे? ये सवाल मेरे लिए? जी करण, आपके लिए। जी देखिए, हमें 2-3 चीज़ें यहाँ पे बोलनी ज़रूरी हैं। पहली बात तो हमने स्टील और एल्यूमिनियम पे रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए यूएस के ऊपर, ठीक है। तो हम लोगों ने भी ये बात एंटिसिपेट करी थी, रिटेलिएटरी टैरिफ्स भी लगाए थे स्टील और एल्यूमिनियम पे, जो WTO के लेवल पे इस समय बातचीत भी चल रही है जिसमें। दूसरी बात, हमें पता था, बिकॉज अमेरिका की एक नीति रही है कि स्ट्रेटेजिक वेपन्स वो केवल नेटो साइंड और सेंटो साइंड नेशंस को ही देते हैं, तो हम उनसे स्ट्रेटेजिक वेपन्स तो कभी खरीद ही नहीं सकते थे इस तरह से। हमने उनसे प्रीडेटरी ड्रोन जरूर लिए, पर हमें फिर रशिया पे ही रिलाय करना था, बिकॉज वो हमारी मदद भी करते हैं, पार्टनरशिप भी है एक पुरानी एट डिफरेंट। माफ कीजिएगा करण, माफ कीजिएगा, अपॉलॉजीज, मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि हमारा समय खत्म हो गया है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान कर दिया है, लेकिन बातचीत का रास्ता जैसे वो हमेशा खुला रखते हैं, वो उन्होंने खुला रखा है। अब देखना है आगे क्या होता है।